हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो अपन जैसे कि लास्ट लेक्चर में अपन ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बात करी थी, तो यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अपन ने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क और प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद उसका एक टॉपिक था मैनेजर कमीशन और पार्टनर कमीशन का, वो भी अपन ने कंप्लीट कर लिया था। इस लेक्चर के अंदर अपन स्टार्ट करने वाले पास्ट एडजस्टमेंट। अब व्हाट डू मीन बाय पास्ट एडजस्टमेंट, क्या होते हैं? पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब होता है जो निकल चुका है, ठीक है। पार्टनरशिप में अकाउंट बन गए, कोई एरर या कोई ओमिशन हमसे हो गई। एरर मतलब होता है कोई गलती, ओमिशन मतलब होता है कोई चीज हम भूल गए, उसका एडजस्टमेंट करना करंट ईयर में इज अ पास्ट एडजस्टमेंट कहलाता है, ठीक। जैसे कि पास्ट एडजस्टमेंट के लिए लिखा हुआ है समटाइम्स प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर, यानी कि समटाइम्स जो प्रॉफिट होता है फर्म का वो डिस्ट्रीब्यूट करती है अमंग द पार्टनर्स के बीच में फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड का विदाउट गिविंग कंसीडरेशन टू द टर्म्स एंड कंडीशन। मतलब जो पार्टनरशिप डीड की टर्म्स एंड कंडीशन है ना, उसको भूल जाते हैं। पार्टनरशिप डीड में दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है, भूल गए, भूलने को बोलते हैं ओमिशन, ठीक है, भूल गए। या 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट देनी थी और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दी उनको कितनी परसेंट? 10%। कितनी परसेंट दे दी? 10%। तो जैसे यही चीज लिखी हुई है कि विदाउट गिविंग कंसीडरेशन टू द टर्म्स एंड कंडीशन लेड डाउन इन द पार्टनरशिप डीड, मतलब भूल गए, ठीक है। पार्टनरशिप डीड के अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ था भूल गए, उसे बोलते हैं एरर और ओमिशन। ओमिशन मतलब होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देनी थी 10%, नहीं दी, इसे बोलते हैं ओमिशन, भूल गए। 10% देनी थी लेकिन दे दी या तो 8%, तो गलत कर दिया, एरर हो गई। या 10% की जगह दे दी 12%, तो एरर हो गई ना, इसे बोलते हैं एरर, ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? ओमिशन और एरर में, ओमिशन मतलब तो भूल गए, एरर मतलब कुछ गलती कर दी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देनी थी 10%, ठीक है, या तो 10% की जगह 8% दे दी या ज्यादा दे दिया 12% दे दी, तो इसे एरर बोलते हैं। उसके बाद इन्होंने लिखा है सच इग्नोर्ड और ओमिटेड। इग्नोर मतलब जो इग्नोर कर दिया, ओमिटेड मतलब ओमिशन ही भूल गए। टर्म्स एंड कंडीशन, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन थी किसकी? पार्टनरशिप डीड की, आर रिक्वायर्ड टू बी एडजस्टेड आफ्टर द क्लोज ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि आपने अकाउंटिंग पीरियड आपका क्लोज हो गया और एरर हो गई या कोई ओमिशन हो गई, तो उसको अपन को क्या करना पड़ेगा? एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें लिखा हो सिंस सम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड टू द करेक्ट द पास्ट एरर और ओमिशन, जो हमारी पास्ट में एरर और ओमिशन हुई है उसको हमको क्या करना है? करेक्ट करना है, ठीक है। उसी ट्रीटमेंट को अपन लोग क्या बोलते हैं? पास्ट एडजस्टमेंट बोलते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट समझ में आ रहा है? यानी कि हमसे कुछ गलतियां हो गई, कुछ एरर हो गई, कुछ भूल गए, यानी कि ओमिशन हो गया, उनको हमें सही करना है, रेक्टिफाई करना है, उसी को अपन पास्ट एडजस्टमेंट कहते हैं, ठीक है। पार्टनरशिप के अंदर हो जाती है गलतियां, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होती या कुछ चीज भूल जाते हैं तो वो क्या सही नहीं हो सकती? क्या हो सकती है। जैसे कि अपन ने 11th क्लास में एक चैप्टर का नाम पढ़ा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। 4 टाइप्स ऑफ एरर होती है, तो एरर हो गई है तो उनको हम सही कर सकते हैं ना, तो वही चीज है। तो पास्ट एडजस्टमेंट भी यही है। तो देखो मेथड्स ऑफ एडजस्टमेंट है इसके, तो यानी कि जो पास्ट एडजस्टमेंट है उसके मेथड होते हैं 2 उस एडजस्टमेंट के करने के। इसमें लिखा हुआ पास्ट एडजस्टमेंट बाय पासिंग सिंगल एंट्री, या तो हम उस एडजस्टमेंट को एक सिंगल एंट्री के थ्रू कर सकते हैं, एक तो ये मेथड है इसका, और दूसरा मेथड है इसका पास्ट एडजस्टमेंट थ्रू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। एक अपन करेंगे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू इसका एडजस्टमेंट। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें तो क्या करेंगे, एक सिंगल एंट्री हो जाएगी, ठीक है, जो भी एडजस्टमेंट होना होगा एक एनालिटिकल टेबल बनती है, उसके बाद सारा प्लस माइनस करने के बाद DRCR माइनस करने के बाद एक एंट्री करेंगे, उसे बोलते हैं सिंगल एंट्री, ठीक है। यहाँ पे P&L एडजस्टमेंट यानी कि पास्ट एडजस्टमेंट जो करना है वो P&L एडजस्टमेंट के थ्रू करना है, तो यहाँ पे हर एरर और ओमिशन की एक सिंगल इंडिविजुअल एंट्री होती है, वो ये P&L एडजस्टमेंट के थ्रू करते हैं, यहाँ पे सिंगल एंट्री के थ्रू करते हैं। 2 तरीके से इसके सॉल्यूशन करने के तरीके होते हैं, एक तो सिंगल एंट्री के थ्रू और एक होता है इसका P&L एडजस्टमेंट के थ्रू, ठीक है। तो अभी अपन इसका एक इलस्ट्रेशन ले रहे हैं तो आपको और भी अच्छे समझ में आएगा। ये इसका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पास्ट एडजस्टमेंट इलस्ट्रेशन है पास्ट एडजस्टमेंट का। इसमें लिखा हुआ है X, Y एंड Z वर पार्टनर इन अ फर्म विद कैपिटल ऑफ रुपीज 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख, यानी 3 पार्टनर है X, Y, Z और इनकी कैपिटल है 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड X and Z वर ईच एंटाइटल्ड टू अ मंथली सैलरी 1500 मिलेगी, यानी कि X को और Z को मंथली सैलरी मिलेगी 1500 रुपए पर मंथ, 1500 रुपए पर मंथ मिलेगी, ठीक है। ईच यानी कि X को अलग मिलेगी 1500 और Y को यानी Z को अलग मिलेगी 1500 रुपए ईच, ठीक है, मंथली। उसके बाद लिखा Y वॉज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ रुपीज 4000 पर एनम, इसको केवल 4000 रुपए पूरे साल के मिलेंगे। इनको दोनों को तो 1500 रुपए पर मंथ मिलेगी और इसको पूरे साल का कितना मिलेगा? 4000, ठीक है। ये पर एनम है, वो मंथली है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ था प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 80,000 था, was divided between the partners in their profit sharing
रेशियो 3:3:2 में इन्होंने बांट लिया विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबव एडजस्टमेंट। यानी कि ना तो इन्होंने सैलरी दी किसको, ना एक्स को ना जेड को, ठीक है, और ना वाई को सैलरी दी, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिया। जो प्रॉफिट था 80,000 का वो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया कितने रेशियो में, 3:3:2 में, जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, ठीक है। और उसके बाद इसमें लिखा हुआ है विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबव एडजस्टमेंट पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। इसकी एक सिंगल एंट्री पोस्ट करनी है, लेकिन सिंगल एंट्री डायरेक्ट पोस्ट नहीं होती है। कहीं सिंगल एंट्री का मतलब आप ये समझ रहे हो डायरेक्ट एक एंट्री पोस्ट होगी, नहीं, पहले इसकी एक एनालिटिकल टेबल बनती है, एडजस्टमेंट टेबल कहते हैं उसे। उस एडजस्टमेंट टेबल को बनाएंगे, उस एडजस्टमेंट टेबल से जो भी डीआर सीआर निकलेगा उससे एक एंट्री पोस्ट होगी सिंगल एडजस्टमेंट। बात समझ में आ रही है। इन्होंने क्या करा, एक्स को और जेड को सैलरी देनी थी 1500 पर मंथ और वाई को 4000 पर एनम देनी थी, भूल गए। इन्होंने इन दोनों एडजस्टमेंट को करे बिना 80,000 का जो हमने प्रॉफिट कमाया था ड्यूरिंग द ईयर वो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। लिखा हुआ है ना 80,000 वाज डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबव एडजस्टमेंट। अबव एडजस्टमेंट मतलब 1 और 2, ये एडजस्टमेंट ही नहीं करे और 80,000 का प्रॉफिट और बांट लिया इन्होंने। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:3:2, ठीक। अब ये बोल रहे हैं कि इस क्वेश्चन में अपन को करना है पास द नेसेसरी एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, ठीक है। लेकिन एडजस्टमेंट एंट्री डायरेक्ट नहीं होती, उससे पहले एक एनालिटिकल टेबल या एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब जरा एक मिनट एडजस्टमेंट टेबल को देखो किस तरीके से बनती है। अपन सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन ये वर्किंग नोट का पार्ट है। एडजस्टमेंट टेबल है, एडजस्टमेंट टेबल को जितने पार्टनर होते हैं उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं अपन। एक पर्टिकुलर का कॉलम और इसमें 3 पार्टनर है तो 3 कॉलम और बनेंगे, 1 2 और 3, ठीक है। और एक बन जाएगा अपना टोटल का कॉलम, यहां पे x या y या z या टोटल, ये पर्टिकुलर, ठीक है। ये एक एडजस्टमेंट टेबल है और ये वर्किंग नोट है। 3 पार्टनर है इसलिए 3 कॉलम बनाए, 4 पार्टनर होंगे तो 4, 2 है तो 2, ठीक है। अब जैसे यहां पे इनमें लिखा हुआ है कि x एंड z को सैलरी देनी थी, तो यहां पे लिख सकते हैं अपन पार्टनर्स सैलरी, ठीक है। पार्टनर सैलरी देनी थी। अब पार्टनर सैलरी जो देनी थी x को और z को, तो देखो कितने रुपए देनी थी, 1500 पर मंथ देनी थी। x एंड z वर ईच एंटाइटल टू अ मंथली सैलरी 1500। अगर 1500 रुपए इसको मंथ का मिलेगा x को, तो पूरे साल की जो सैलरी मिलेगी इसको मिलेगी 18,000 रुपए, क्योंकि 1500 का मल्टीप्लाई 12 से कराना पड़ेगा, मंथली है ना इसलिए। तो x के में लिख दिया अपन ने 18,000 और z के में लिख दिया अपन ने 18,000। यहां तक बात सबको समझ में आ गई। इसको दे दिया 18,000 और इसको 18,000, यानी 1500 का मल्टीप्लाई करा दिया हमने 12 से, ठीक। उसके बाद इन्होंने कहा y को कितनी सैलरी मिलेगी, 4,000 पर एनम, मंथली नहीं मिलेगी, पूरे साल की 4,000 है, तो यहां पे लिख दिया। कोई परेशानी है, यानी कि इनको 18,000 18,000 और उसको 4,000, ठीक है। इसका टोटल करेंगे तो 18 और 18 36 और 4 40,000 हो गए। आ गई समझ में, कोई परेशानी है। इसका मतलब एक बात ढंग से समझना, अगर इन्होंने इंटरेस्ट, इसको थोड़ा अपन अब डीआर सीआर से और समझ रहे हैं उसको समझना, 40,000 की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी, मतलब सॉरी सैलरी नहीं दी, किसको, पार्टनर्स को। तो पार्टनर को अगर सैलरी नहीं दी तो जो प्रॉफिट था 40,000 रुपए वो पार्टनर्स ने बांट लिया होगा। जो 40,000 रुपए का जो प्रॉफिट है ये पार्टनर से आपने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया होगा। कौन कौन से रेशियो में, 3:3:2 में, क्योंकि 40,000 रुपए जब दिए ही नहीं तो इसका मतलब इन्होंने पूरा 80,000 डिस्ट्रीब्यूट किया था ना। अगर सैलरी देते, समझना ढंग से, अगर 80,000 में से अगर पार्टनर को सैलरी देते तो प्रॉफिट केवल कितना बचता, 40,000, और 40,000 को ये लोग कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते, 3:3:2 में, डन। लेकिन इन्होंने तो पूरा कितना डिस्ट्रीब्यूट करा, 80। तो यानी कि जो 40,000 रुपए का जो सैलरी वाला जो पार्ट है, इस प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, यानी कि जो प्रॉफिट सीआर करा था ना पार्टनर्स के बीच में, उसको अपन अब डीआर करेंगे। क्या करेंगे, डीआर। यानी कि इनकी कैपिटल प्रॉफिट से इंक्रीज हो गई थी, इनकी कैपिटल को क्या करना है, कम। अब ढंग से समझना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख रहे हैं, यानी कि जो 40,000 रुपए हैं ये तो पार्टनर्स को करते तो इस तो सीआर होगा और ये करेंगे डीआर, क्योंकि इनको प्रॉफिट ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया था ना, तो उस प्रॉफिट को क्या करना है, कम करना है। तो जब प्रॉफिट को कम करेंगे तो इनकी कैपिटल को क्या कर देंगे, डीआर। बात समझ में आ रही है। यानी कि हमको टोटल 80,000 का प्रॉफिट था, 80,000 के प्रॉफिट में से
40,000 की अगर सैलरी अगर ये लोग दे देते जैसे ये रही तीनों की मिला के, तो प्रॉफिट केवल 40,000 बढ़ता। तो 40,000 जो बचता रिमेनिंग प्रॉफिट, उसी को तो ये लोग 3:3:2 में बांटते। बात तो मैं समझ में आ रही है यहां तक, लेकिन इन्होंने तो पूरा का पूरा कितना बांट लिया, 80,000 बांट लिया। यहां तक बात सबको समझ में आ रही है, 80,000 बांट लिया ना। अब हमको ये एरर डिटेक्ट हो गई। एरर में क्या पाया गया, इन्होंने सैलरी नहीं दी। तो पहले हमने जब पार्टनर को सैलरी दी, एक्स को 18,000, वाई को 4,000 और जेड को दे दिया अपन ने 18,000, ठीक है। तो ये जब इनकी सैलरी दे दी, अगर इस सैलरी को देते तो इनका जो प्रॉफिट जो एक्स्ट्रा इन्होंने बटा, वो कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया, वो 40,000 का जो डिस्ट्रीब्यूट एक्स्ट्रा कर लिया, इसको हम कम कर दें। यहां तक बात समझ में, एरर ही तो है, इन्होंने प्रॉफिट को ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब इसे कम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पार्टनर को हमने सैलरी दे दी। जब पार्टनर को सैलरी दे दोगी तो प्रॉफिट कम होगा, नहीं होगा? तो प्रॉफिट कम होगा, तो इसी प्रॉफिट को हमने रिमेन यानी कि इसको बोला हम रिवर्स कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिवर्स। अब रिवर्स करेंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी? डेबिट। जब पूरे 80,000 का प्रॉफिट बांटा था तो सीआर करी थी, बात समझ में आ रही है? तो क्या करी थी इन्होंने? सीआर। तो एंट्री पोस्ट हुई होगी, इस समय मैं बता देता हूं आपको, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाई कैपिटल अकाउंट और टू जेड कैपिटल अकाउंट। पूरा 80,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, हो गया। अब कितने प्रॉफिट को कम करना है इनके? 40। जब 40,000 के प्रॉफिट को कम करना है, क्यों करना है? उसकी वजह ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को वो देनी थी सैलरी। बात समझ में आ रही? पार्टनर को सैलरी देनी थी, तो उससे हमारे 40,000 का प्रॉफिट कम होगा। और जब 40,000 रुपए का प्रॉफिट कम होगा तो पार्टनर्स की कैपिटल को कम करेंगे, नहीं करेंगे? 40,000 से। ये बात समझ में आ रही है? और कौन से रेशियो में करेंगे? वही 3:3:2, ठीक है। तो 40,000 में 3 और 3 6 और 8 का डिवाइड अगर मैं 40,000 में दूंगा तो 8 5 से 40, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 3 या 15, 5 3 या 15 और 5 2 जा 10। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं? पहले तो बताओ, ये दे दी सैलरी, ये जो इन्होंने जो सैलरी दी है, इसी को हमको क्या करना है? रिवर्स करना है। क्योंकि ये जो सैलरी दी थी तो ये पहले तो दी नहीं, तो ये प्रॉफिट बट गया, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कम करना है। तो जब कम करेंगे तो रिवर्स करेंगे, जब उनको प्रॉफिट दिया जाता है तो कैपिटल सीआर होती है, रिवर्स करेंगे तो डीआर करेंगे। तो ये हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डीआर कर दिया, ठीक। बात समझ में आ गई? रिवर्स कर दिया। उसके बाद इस 40,000 को इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 3:3:2 में, ठीक है। तो अब अपन ने ये 3:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 15,000 15,000 और 10,000 है। अब इसको जरा ढंग से समझना, इनके 18,000 का सीआर बैलेंस है और 15,000 का डीआर बैलेंस है। इसका मतलब इनका कितना बैलेंस ज्यादा आ रहा है? 3,000 सीआर। जो बैलेंस जिसका दे रखा है हम उसका लिखते जा रहे हैं, ठीक है। यहां पे इनका 4,000 सीआर है और इनका 15,000 डीआर है। इसका मतलब इनका कितना ज्यादा है? 11,000 डीआर ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने 18,000 इनका सीआर है और इनका 10,000 डीआर है। इसका मतलब इनका 8,000 सीआर बैलेंस ज्यादा है, ठीक। बात समझ में आ रही है? इनका 3,000 बैलेंस सीआर है, इनका 11,000 बैलेंस डीआर है और इनका 8,000 सीआर है, ठीक है। अब इसकी एक रेक्टिफाई एंट्री करेंगे, ये एनालिटिकल टेबल है, पहले हमने ये करा और इनका डीआर और सीआर इक्वल आ रहा है। अगर ये डीआर और सीआर इस एनालिटिकल टेबल में इक्वल नहीं आएगा तो इसका मतलब क्वेश्चन में आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी। अब देख लो, 3,000 सीआर और 8,000 सीआर, 11,000 सीआर और 11,000 डीआर, डीआर सीआर इक्वल होंगे पार्टनर्स के बीच में। पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन था, सिंगल एंट्री के अकॉर्डिंग इसको अपन को करना था। एनालिटिकल टेबल बनाई, फर्म का 80,000 का प्रॉफिट था, 80,000 का प्रॉफिट फर्म ने बांट लिया विदाउट एनी एडजस्टमेंट, यानी कि इन दोनों को एडजस्टमेंट तो करा ही नहीं और ये 80,000 का प्रॉफिट बांट लिया। हमने देखा इन्होंने 80,000 प्रॉफिट बांटा, तो क्या इनको एक्चुअलिटी में 80,000 का प्रॉफिट बटना था क्या? पहले तो ये डिसाइड होगा। नहीं, क्यों? क्योंकि इनको सैलरी देनी थी, 18,000 की सैलरी इनकी थी और 4,000 की सैलरी इनकी थी, मतलब 40,000 रुपए तो सैलरी के देने थे। उसके बाद रिमेनिंग प्रॉफिट था 40,000, वो बटना था। इन्होंने बांट लिया 80,000, कितना एक्स्ट्रा बांट रखा है? 40। तो रिवर्स करेंगे ना उसे, और वो रिवर्स मतलब वो सैलरी की वजह से तो हो रहा है, तो इसी 40,000 को हमने रिवर्स कर दिया। जब हमने पार्टनर्स को प्रॉफिट बांटा था तो एंट्री पोस्ट करी होगी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू एक्स कैपिटल, टू वाई कैपिटल, टू जेड कैपिटल। बात समझा गई? सीआर करा था, अब उठा के क्या कर देंगे? 40,000 से डीआर, और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 3:3:2 में ये कर दिया। ये 40,000 था, इसी 40,000 को रिवर्स कर दिया। यहां तक बात समझ में आ रही है? इसे पास्ट एडजस्टमेंट कहते हैं। अब इसकी एक सिंगल रेक्टिफाई एंट्री होगी। अब उस रेक्टिफाई एंट्री को आप देखो फॉर्मेट नहीं बना रहा हूं, वो आप लोग खुद बना सकते हो। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डीआर और सीआर। मैं डायरेक्ट एंट्री पोस्ट करके आपको बता रहा हूं कि इसकी एक्चुअलिटी में एंट्री है क्या। अब देखो, जिसका बैलेंस सीआर है उसको सीआर करेंगे, जिसका बैलेंस डीआर है उसे डीआर करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे वाइज कैपिटल अकाउंट डीआर 11,000, ठीक है। इनकी कैपिटल कितनी है? 11,000 है, ठीक। टू एक्स कैपिटल अकाउंट कितने रुपए से? 3,000 से, और टू
जेड कैपिटल अकाउंट 8000। ये एंट्री है, इसको कहते हैं रेक्टिफिकेशन एंट्री, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री कहते हैं इसे। ये बिल्कुल बस एक यही एंट्री होती है सिंगल, जो भी इनके बीच में जो भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ उसमें जो भी इंक्रीज डिक्रीजमेंट है उसको एकदम एडजस्ट कर दिया इस एंट्री के अकॉर्डिंग। 40,000 थे, फिर 40,000 को अपन ने बांट दिया, यानी कि इन्होंने पहले सैलरी, तो सैलरी यानी नहीं दी थी तो अब एक्स को सैलरी दी थी, जेड को सैलरी दी थी और वाई को। टोटल 40,000 की सैलरी जब अगर हम दे देते, मान के चलो हम क्वेश्चन सही कर रहे होते, तो 40,000 की अगर सैलरी डिस्ट्रीब्यूट होती तो अल्टीमेट इनका प्रॉफिट कितना बचता 40,000, तो वो 40,000 का प्रॉफिट ही तो डिस्ट्रीब्यूट होता किस किस के बीच में, एक्स वाई और जेड के बीच में 3:3:2। ठीक है, लेकिन इन्होंने तो पूरा 80,000 डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, तो हम सही कर तो रहे। तो 40,000 की हमने सैलरी पहले तो दे दी, वो तो इनके में सीआर होनी थी क्योंकि पार्टनर्स को देनी थी, दे दी। लेकिन जो इनकी वजह से तो ये सैलरी अगर देते तो 40,000 का प्रॉफिट कम हो जाता ना, तो 40,000 का प्रॉफिट को ही हमने रिवर्स कर दिया, पार्टनर्स की कैपिटल को डीआर कर दिया एक्स वाई और जेड। यहां तक बात समझ में आ रही है? कोई परेशानी? इसकी एक सिंगल एंट्री अपन ने पोस्ट कर दी, सिंगल एंट्री पोस्ट करिए, वाइस कैपिटल अकाउंट डीआर, यानी कि जिसका बैलेंस डीआर उसका डीआर और जिसका बैलेंस सीआर है उसका सीआर। बात समझ में आ रही है? तो अपन ने एंट्री पोस्ट कर दी, वाइस कैपिटल अकाउंट डीआर टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू जेड कैपिटल अकाउंट, और इसका डीआर और सीआर जो है ना वो इक्वल होना चाहिए। अगर डीआर और सीआर अगर आपका इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं एरर आपने खुद ने कर दी। बात समझ में आ रही है? इसे कहते हैं एडजस्टमेंट एंट्री, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक, बात सबको समझ में आ गई? तो ये इलस्ट्रेशन था आज के लिए। इसका एक बार देखो आप रिवीजन करें, देखो पास्ट एडजस्टमेंट आपको समझ में नहीं आएंगे, पास्ट एडजस्टमेंट आपको करने पड़ेंगे, बार बार इसको समझना पड़ेगा। अगर आपको पास्ट एडजस्टमेंट समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बार इसको रिवीजन करेंगे, तो अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें, जिससे कि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो अभी ये जो टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट वाला, यही कंटिन्यू रहेगा अभी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गाइस आप इसका रिवीजन करें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय एंड थैंक यू।